अगला विषय है पोषण चक्र सिद्धांत। पोषण का जो पूरा प्रक्रिया है, सिद्धांत है, नियम है, मिट्टी को कैसे पोषण दिया जाए, पौधे को कैसे पोषण दिया जाए, उसको लेकर के हम इस पूरे विषय में चर्चा करेंगे और उसकी जो जो विधियां हैं, जैसे हम करते हैं उस अनुभव को आपके सामने रखेंगे। ठीक है ना? और किसी का कोई प्रश्न हो कभी भी तो कर देगा, या इससे पिछले वाले में किसी का कोई प्रश्न रहा हो तो भी कर सकते हैं उसको, तो मैं वहाँ से लेकर के चलूँ। इससे पिछला जो सेशन हुआ था, चाचा का कोई प्रश्न था आपका? नहीं, वो तो मैंने लिख दिया है, बाद में बोल दिया। अच्छा, तब ठीक, बढ़िया। तो हम शुरू करते हैं पोषण चक्र सिद्धांत। पोषण से समझ में आता है कि पुष्टि, तो शरीर के पोषण से शरीर की पुष्टि, मिट्टी के पोषण से मिट्टी की पुष्टि, पशुओं के पोषण से पशुओं की पुष्टि। माने जो पुष्टि करे उससे हम पोषित होते हैं, और व्यवस्था जब पोषित होती है तो उससे जो परंपरा बनती है वो भी पोषण मानी जाती है। तो अभी की स्थिति में तो ना मिट्टी पोषित है, मिट्टी भी कुपोषित है, शरीर भी कुपोषित है, खाना भी कुपोषित है, तो परंपरा किस ओर जा रही है? कुपोषण की ओर जा रही है। तो इस कुपोषण से सुपोषण की एक यात्रा में हम चल रहे हैं। ठीक है ना? तो जब मैं खेती समझ रहा था प्रेम सिंह दादाजी के यहाँ, और समझते हुए जब करने के प्रयास में था, तो समझ में नहीं आता था कि किया कैसे जाए। सामान्य किसानों को देखते हैं तो यूरिया, डीएपी, जिंक, फास्फोरस, पोटाश, इतने दुनिया भर के केमिकल्स आते हैं, वो ला करके डाल देते हैं, एक विधि है। दूसरी कुछ लोग बताते थे कि कुछ कुछ और डाल दीजिए, जीवामृत डाल दीजिए, कोई अपनी अपनी खाद की समझ में, तो समझ में नहीं आता था क्या सही है और क्या गलत है। रासायनिक खेती में देखते थे कि जुताई के अंतिम जुताई में या बीज के समय, बोने के समय में भी सारी यूरिया, डीएपी एक साथ डाल आते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं, फिर जब कीट लगता है तो दो चार ठो स्प्रे कर देते हैं। इधर प्राकृतिक और तमाम इस तरह की खेती वाले भी कहते हैं कि कुछ कुछ लिक्विड तरल रसायन डाल दीजिए बना करके। तो दोनों को प्रयोगों को देखा तो बड़ा संतुष्ट नहीं हुए हम। अब संतुष्टि हमको चाहिए थी, तो इसके लिए अध्ययन करना पड़ा, देखना पड़ा, पूरा समझा हमने। तो जब आवर्तनशील खेती के शिविर में मैं खुद बैठा और इसको करते हुए आगे बढ़े, तो समझ में आया कि ये जो खेती है, ये इसमें दो चीज़ें हैं, है ना? खेत अकेले है, उसमें फसल नहीं लगी हो तो उसको क्या कहते हैं? खेत, है ना? बिना खेत मिट्टी। और मिट्टी है, उसमें फसल लगी है, पौधे लगे हैं, तो कहते हैं खेती। तो खेती में दो चीज़ें हैं, दो भाग हैं। एक है मिट्टी, एक है पौधा या फसल। ये दो तरह की चीज़ें हैं। अब एक तरह की चीज़ को पूरा करेंगे तो दोनों चीज़ें पूरे हो जाएंगी। एक को पोषित किया, इसको नहीं दिया कुछ, तो नहीं होगा, अधूरापन। और केवल इसको दिया, इसको नहीं दिया तो भी अधूरापन है। तो इसी अधूरेपन से हम आज वर्तमान की खेती चल रही है। हम आज जो भी यूरिया, डीएपी, जो भी केमिकल्स देते हैं, किसको देते हैं? मिट्टी को देते हैं या पौधे को देते हैं? जी, पौधे को। कुछ लोग मिट्टी भी कह रहे थे, है ना? ये जो भी हम बाहर से सिंथेटिक खाद डालते हैं, ये पौधे को जाता है, मिट्टी को कुछ नहीं जाता। तो जैसे ही हमने ये जो यूरिया, डीएपी या जो भी खाद डाली, ये नमी में घुल करके पौधे को मिल गया, तो तब तो पौधे ने ले लिया, मिट्टी को क्या गया? जिस खराब तरह के साल्ट में ये फिक्स किया जाता है, वो साल्ट जाता है मिट्टी को। और पिछले 40 से 50 साल से लगातार मिट्टी में साल्ट जा रहा है, तो मिट्टी की स्थिति कैसी होगी?
परिणाम हमारे सामने है। किस रूप में? मिट्टी की गिरती हुई उर्वरता, घटता हुआ कार्बन और ह्यूमस के रूप में। ठीक है ना, ये प्रमाण। अब ये समझ में आता है तो इसको, अगर ये स्वीकार होता है तो उसको बनाए रखिए, नहीं स्वीकार होता है तो कुछ सोचा जाए। कुछ लोगों ने और कहा कि कोई अमृत डाल दीजिए, कुछ कल्चर डाल दीजिए, ये भी डाल के देखा तो पता चला फसल हरी भरी बनी रही, उत्पादन कोई नहीं बढ़ा, माने जो उससे वस्तु आनी है उसकी मात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो वो भी एक तरह का अधूरापन रहा कि भाई इतना मेहनत किए, इतना उम्मीद किए, कोई आशा रहती है कि किसी ज़मीन से इतना मेहनत किए निकलेगा, वो निकलता नहीं है, तो उधर भी अधूरापन रहा। तो दोनों ही तरह की खेती की पद्धति में हम अधूरापन देखे, ये समीक्षित किए, तो तय किया कि पूरा समझना पड़ेगा। तो दो खेती है, खेती में दो स्थितियां हैं, माने एक मिट्टी है, एक पौधा है। मिट्टी की अपनी आवश्यकता है, पौधे की अपनी आवश्यकता है ना। इसको थोड़ा अपने आप से देखेंगे कि हम सब मानव हैं, मनुष्य हैं, है ना। विद्या से हैं तो समझ में आता है कि एक शरीर है और एक जीवन है, आत्मा है। तो केवल शरीर की आपूर्ति करते हैं तो उससे हम तृप्त होते हैं, और केवल जीवन की वस्तुएं, माने उसको केवल बहुत बढ़िया कोई प्रेम से बोले, सब कुछ करे, शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं करे तो माने दोनों ही चीज़ें तृप्त हों, मन भी तृप्त हो, जीवन भी तृप्त हो और शरीर भी तृप्त हो, तब हम तृप्त होते हैं। तो मिट्टी भी ठीक हो, पौधे को भी पोषण मिले, ऐसी पद्धतियाँ विकसित बहुत सारे किसानों ने की, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दो तरह की आवश्यकताएं हैं। तो मिट्टी की क्या आवश्यकता है? मिट्टी की तीन तरह की आवश्यकताएं हैं। कार्बन, ह्यूमस और माइक्रोब्स। पौधे की 17 प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, निकेल। इस तरह की 17 प्रकार की पौधों की आवश्यकताएं हैं और 3 तरह की मिट्टी की आवश्यकता है। तो मिट्टी की आवश्यकता के लिए मिट्टी का कार्यक्रम, पौधों की आवश्यकताओं के लिए पौधों का कार्यक्रम, यही निकल के आता है। तो कार्बन पे हमने खूब सारी चर्चा की है ना, कि मिट्टी का कार्बन बढ़ाना है। ये भी चर्चा हुई कि हम जिस खेत से जितना लेते हैं वो ठोस रूप में क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं, तो उसको उतना ठोस रूप में वापस देना पड़ेगा। जो देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी। तो कार्बन को अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो हम अभी कंपोस्ट या जैविक खाद की तरफ जाते हैं। तो ये जो कार्बन है, खेत का उपजाऊपन है, उसकी उर्वरता है। तो उर्वरता क्या है, सुबह चर्चा हुई थी, वहीं से एक बार फिर चलते हैं। तो किसको उर्वरता कहा जाए? फल द्रुवता जो है ना, तो क्या है उर्वरता? है ना? प्रयास करते हैं, मिलकर के आगे बढ़ते हैं। ये जो उर्वरता है, ये कार्बन, ह्यूमस, माइक्रोब्स, फंगस, बैक्टीरिया, सॉइल लाइफ और नमी
का एक निश्चित अनुपात उर्वरता है। यदि खेत में उर्वरता बननी है तो कार्बन का, ह्यूमस का, माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया का, फंगस का, सॉइल लाइफ का, माने केंचुए, दीमक, गुबड़ीला, जो भी तमाम सारे हैं, और नमी, इन सब का एक निश्चित अनुपात यदि खेत में बना रहता है तो खेत की उर्वरता निरंतर बनी रहती है। हमने पहले सेशन में एक परिभाषा आई थी, उस परिभाषा की पहली लाइन थी कि भूमि की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए ही खेती करनी है। तो सफल किसान कौन? जो खेत की उर्वरता को दांव पर लगा के खेती करे या खेत की उर्वरता को बनाए रख करके करे, तय कर लें। तो सफल होना चाहते हैं कि असफल होना चाहते हैं, तय कर लीजिए। तो खेती का वो तरीका जो उर्वरता को निरंतर बनाए रखता है। तो उर्वरता जो है अभी की वर्तमान स्थिति में हमारे भारत की एवरेज उर्वरता कितनी रह गई है? 0.3 के आसपास ऐसे ही बताते हैं एवरेज। होनी कितनी चाहिए कम से कम, है ना? जो कम से कम है वो 0.8%। 1% से ऊपर की मिट्टी को हम बढ़िया मिट्टी कह सकते हैं। तो अभी हम खड़े यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक रास्ता तय करना है, इतनी उर्वरता की ज़रूरत है। अब ये उर्वरता बनती कैसे है? इसका कोई प्रोसेस है? कैसे बनती है उर्वरता दीदी? है ना? खाद डालते हैं खेत में। किस तरह की खाद डालते हैं? तो कंपोस्ट। कंपोस्ट किसको कहें? है ना? पराग, गेहूं का भूसा। भूसा अकेले कंपोस्ट है? अच्छा, मैं लिखता जा रहा हूँ, मुझको क्या है बताइए। हाँ ठीक है, लिख दिया भूसा। पराली लिख दिया, लीजिए पराली भी लिख दिया। और बताएं? हाँ लीजिए, हितेश भाई ने गोबर भी बता दिया। और बताइए? हाँ लीजिए, सूखी पत्तियां भी लिख दी भाई। और बताएं? हरी पत्तियां भी लिख दिया, बढ़िया। वो मिला के जो होता है उसको कंपोस्ट कहते हैं। हाँ ये ठीक बात है, कुछ तो मिला के होता है, अकेले अकेले नहीं होता है। तो ध्यान चला जाए कि अकेले अकेले कुछ भी नहीं है, सब कुछ साथ में ही है। बढ़िया। मैंने तो खेती पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिनों तक किताबों में ढूंढता रहा, कोई परिभाषा मिली नहीं। कई सारी किताबें पढ़ी पर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जिसकी किताब पढ़ लो उसकी अपनी परिभाषा थी। तो मैंने कहा ये तो दौड़ चल रही है, जिसकी किताब उसकी परिभाषा। तो एक परिभाषा हमने भी बनाने की कोशिश की, है ना, सामान्य रूप से अपने समझने के लिए। तो हमको जो समझ में आया, सूखी सामग्री, सूखी सामग्री में पत्तियां, टहनियां, भूसा, पराली, जो कुछ भी है, एक कॉमन नाम हमने दे दिया सूखी सामग्री। धन हरी सामग्री, माने जो भी हरा चारा, पत्तियां, प्रूनिंग करते हैं खेड़ों की, हरी टहनियाँ, ये सब कुछ जो है हरी सामग्री में आ गया। तीसरा पशु मलमूत्र, माने गोबर, मेगनी, जो भी उपलब्ध है। और चौथा पानी। ये चार चीज़ों का निश्चित अनुपात कंपोस्ट है, ना कम ना ज़्यादा। एक निश्चित अनुपात में जब चीज़ें बनती हैं तब जाके। तो सूखी सामग्री से सूखी पत्तियाँ, ये जो आपने जो कुछ भी बताया ना, पत्तियाँ, टहनियाँ, ये सब कुछ। हरी सामग्री से हरी पत्तियाँ वगैरह। पशु मलमूत्र से गोबर, गौमूत्र, मेगनी, जो कुछ भी है। और पानी। ये चार चीज़ें जब हम निश्चित अनुपात में बनाते हैं तो कंपोस्ट बनती है।
अब इन्हीं चारों चीज़ों के निश्चित अनुपात और बनाने का तरीका बदल जाता है तो हर खाद का एक नाम हो जाता है। हम इन्हीं चारों चीज़ों को नाडिप विधि में डाल देते हैं तो नाडिप नाम हो जाता है। इन्हीं चारों चीज़ों को गड्ढे में डाल देते हैं तो गड्ढा विधि नाम हो जाता है। इन्हीं चारों चीज़ों से जाली में बना देते हैं तो शिवांश नाम हो जाता है। इन्हीं चारों चीज़ों को किसी और विधि से बना देते हैं तो कोई और नाम हो जाता है। माने बनाने का तरीका बदल गया तो एक नाम बदल गया, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स माने उसकी जो मूल तत्व हैं ये चार चीज़ें रहती हैं। अब ये चार चीज़ें रहती हैं तो इससे मिलता क्या क्या है? तो सूखी पत्तियों से क्या क्या मिलता है? सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, इनसे क्या निकलेगा? कौन कह रहा है? माइक्रोब्स। बढ़िया, हाँ बताते जाइए, लिखते जाएंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो सूखी सामग्री से बायोमास से कार्बन, हरी सामग्री से मुख्य रूप से नाइट्रोजन मिलता है कि नहीं मिलता? नाइट्रोजन। पशु मलमूत्र अवशेष से क्या मिलता है? माइक्रोब्स मिलते हैं। मतलब माइक्रोब्स एक कंप्लीट शब्द है, उसमें बैक्टीरिया और बहुत सारे पोषक तत्व तो समाये हुए हैं। तो माइक्रोब्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सब लिख देते हैं, ठीक है ना। तीन चीज़ें, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया वगैरह ये सब कुछ शामिल है। कुछ पोषक तत्व भी रहते हैं, मिनरल्स भी रहते हैं, और पानी माने नमी। कोई भी माइक्रोबैक्टीरिया एक निश्चित तापमान में और एक निश्चित नमी में ही काम करता है। यदि ये चारों चीज़ों का अनुपात निश्चित है तो ही कंपोस्ट ठीक से बनती है। जब हम कंपोस्ट पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसमें एक फैक्टर आता है CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ये CN रेशियो आता है। तो सामान्य रूप से 20 गुना यदि कार्बन है, माने 20 भाग कार्बन है, तो 1 भाग नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है, नहीं तो कार्बन नहीं बनता है या खेत में नहीं टिकता है, या जिस चीज़ों से कार्बन टूटता है वो कार्बन उससे रिलीज़ नहीं होता है। इसलिए इसको बनाए रखने के लिए हरी पत्तियों का होना, तभी जब भी कोई कंपोस्ट बनती है तो ना तो वो अकेले गीले की बनती है ना तो वो अकेले सूखे की बनती है। जब सब कुछ एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब जाकर के सही अर्थ में कंपोस्ट बनती है। तो CN रेशियो ये खाद बनती है। पशु मल मूत्र अवशेष, तो बहुत सारे माइक्रोब्स। अब जो भी कार्बन है इसको कोई ना कोई खाएगा, खा करके उसको पचाएगा, तोड़ेगा। ये काम कौन करेगा? माइक्रोब्स करते हैं ना। तो इसलिए पशु मल मूत्र अवशेष। अब हमने यहाँ पे कोई जानवर नहीं लिखा, ना भैंस लिखी, ना गाय लिखी, ना बकरी लिखी, क्योंकि एक प्रकार की गाय, एक प्रकार का पेड़, एक प्रकार की वस्तु कोई एक प्रकार की चीज़ देगी, उसमें इसकी अधिकता होगी। तो यहाँ पे एक शब्द लगाते हैं विविध। माने विविध प्रकार की सूखी पत्तियाँ। सुबह बताया दादाजी ने कि पेड़ जो है एक मिनरल पंप है, नीचे से धातुओं को लाता है, अपने फल में, अपनी पत्तियों में उसको देता है, पत्तियाँ टूट के गिरती हैं। तो कोई एक निश्चित प्रकार का पेड़ एक निश्चित प्रकार के धातु को लेगा तो उसमें उस तरह के पोषक तत्व की अधिकता होगी, और बाकी पोषक तत्व भी होंगे लेकिन किसी एक तरह के पोषक तत्व की अधिकता होगी। इसी तरह हम जब विविध प्रकार की पत्तियां लेते हैं तो कई प्रकार के तत्व हमको मिल जाते हैं, इसलिए कई प्रकार की पत्तियां, कई प्रकार की टहनियाँ, कई प्रकार का भूसा मिलाते हैं। विविध प्रकार की हमने हरी पत्तियां ली तो कोई हरी पत्ती हमको नाइट्रोजन ज़्यादा दे रही है, कोई हरी पत्ती अगर छोटी कोपल है तो उसमें जिंक भी मिल जाएगा, कोई पत्ती थोड़ी सी मध्यस्थ है तो बोरान भी मिल जाएगा। तो हर एक प्रकार का पेड़ एक निश्चित धातु से बना रहता है, तो अलग अलग पेड़ों की अलग अलग साइज़ की पत्तियां लेनी है। कई प्रकार के पशु, माने आपके क्षेत्र में जिस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो भी पशु होते हैं उनके सभी प्रकार के गोबर, तो जैसे हमारे यहाँ गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है,
मुर्गियाँ होती हैं, या मुर्गियाँ नहीं हैं तो जैसे शेड पे कबूतर बैठते हैं, कुछ और पक्षी बैठते हैं, उनका बीट लेते हैं। तो गाय के गोबर में माइक्रोब्स अधिक होता है, भैंस, गधा, घोड़ा, खच्चर के गोबर में कार्बन अधिक होता है। जो पत्तियाँ खाने वाले जीव हैं जैसे हिरन, बकरी, भेड़, इनकी मेगनी में मिनरल्स अधिक होता है। और जो कंकड़ पत्थर जीव जंतु खाने वाले पक्षी हैं जैसे मुर्गी, बतख, कबूतर इत्यादि कुछ भी, इनके बीट में फास्फोरस और कैल्शियम अधिक होता है। तो जब कई प्रकार के पशुओं का मल एकत्र करते हैं तो हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसलिए विविध प्रकार के पशु अब आपके क्षेत्र में जैसे भी होते हों उसका सहयोग कर सकते हैं। और पानी एक निश्चित अनुपात में रहता है। जब ये बनती है तो इसके बनने में खाद कैसे पहचानेंगे कि खाद कंपोस्ट बन गई? तो सबसे पहला लक्षण है कि खाद में खुशबू आ जाती है। माने जब कंपोस्ट बन रही है, ये बायोमास गल रहा है, तो आप कभी देखेंगे तो यदि उसमें सड़ने की बदबू आ रही है तो अभी खाद बनी नहीं है, अभी खाद बनने की स्थिति से गुजर रही है। तो पहला लक्षण है कि सूंघ के पहचान सकते हैं खाद बनी या नहीं बनी। दूसरा रंग, दूसरा उसके कलर से पहचान सकते हैं, रंग कैसा हो गया। यदि रंग हल्का उसका कॉफ़ी कलर का आ गया है और खुशबू भी गायब है तो खाद बन गई है। यदि हमने चीज़ें जैसी डाली थी, रंग अभी मटमैला है और बदबू भी है तो अभी खाद नहीं बनी है। तीसरा हल्कापन, गोबर का सिद्धांत है, मतलब खाद का सिद्धांत जो निकला कि भारी तो गोबर, हल्का तो खाद। भारी तो गोबर, हल्का तो खाद। आप एक तसला गोबर लीजिए और एक तसला खाद लीजिए, कौन बढ़िया से उठता है? हमने तो भरी है ट्रॉलियाँ, तो हमको पता है खाद हल्का हो जाता है। तो हम एक पायल बनाते हैं, शिवांश खाद जिसको कहते हैं, उजाली में बनाते हैं, आपने देखा है। तो उसमें एक बार हमने नाप के सब कुछ दिया, उसमें कुछ भूसा लगा 1.5 कुंटल के आसपास, 3 कुंटल के आसपास उसमें हरा चारा लगा क्योंकि ये ज़्यादा वजन का होता है, गोबर लगा और पानी, सब कुछ मिला के लगभग 1000 किलो के आसपास सब कुछ लगा विद पानी के। जब वो बन के तैयार हुआ तो वो 4 कुंटल के आसपास था, 4.5 कुंटल के आसपास, 5 कुंटल के आसपास। तो माने आधा जो भी वज़न है उसका आधा ही हमको कंपोस्ट मिलता है, तो हल्का हो जाता है। ये मेरा खुद का नाप करके किया हुआ प्रयोग है। तो भारी तो गोबर, हल्का तो खाद। ये 3 तरह से हम कंपोस्ट को पहचाने कि कंपोस्ट बन गई है, अब ये खेत में डालने के लायक है। जब ये खेत में जाता है तब खेत की फर्टिलिटी बढ़ती है। अभी हमसे सामान्य किसानों से चूक ये हो जाती है कि हम गोबर के नाम पे, खाद के नाम पे धूप में पड़ा हुआ गोबर डाल आते हैं, जो भी थोड़ी बहुत उसमें पोषक तत्व रहते हैं वो भी खड़ी धूप में उड़ जाते हैं, खेत को कचरा मिलता है, फिर हम कहते हैं कि उत्पादन नहीं बढ़ा। तो खाद पहुंचाने है खेत में, कचरा नहीं डालना है, खाद का ये सूत्र हमने अपने आप से धीरे धीरे करके निकाला और ये 3 लक्षणों से खाद को पहचाना कि कंपोस्ट बन जाती है। तो यदि अब खेत में कितनी आवश्यकता है, ये खूब चर्चा हुई कि जिस खेत से हम मान लीजिए कि 1 एकड़ खेत से हम 100 कुंटल प्रोडक्शन लेते हैं तो 125 कुंटल देने की तैयारी रखें। 125 कुंटल कंपोस्ट देने के लिए कितने जानवर चाहिए ये भी निकल आया कि एक पशु कितना गोबर देता है। और गोबर अकेले खाद है नहीं तो उसमें हरी पत्तियां भी डालेंगे, सूखी पत्तियां भी डालेंगे, किचन का बचा हुआ बायो कचरा भी डालेंगे, जो कुछ भी है समय समय पे पानी भी जाएगा और पूरे साल में 6 महीने में जो बन करके तैयार होगी तब वो कंपोस्ट होगी और वो उस बराबर में है और खेत में जाएगी तो आपका उत्पादन बढ़ता है। हमने एक प्रयोग किया 3 साल पहले, 2 हेक्टेयर खेत में 100 ट्रॉली कंपोस्ट हमने डाली, बिल्कुल वर्धन लैंड थी, माने उससे पहले उसमें केमिकल फार्मिंग ही होती थी। उस खेत को हम देख रहे थे सबके सानिध्य से, तो उसमें हमने 100 ट्रॉली कंपोस्ट डालने का निर्णय लिया कि भाई पहली बार में हमको शिफ्ट करना है। और किसानों के बीच में ऐसी अवधारणा है कि जब हम पहली बार शिफ्ट करते हैं तो उत्पादन घटता है,
इस बात को जांचने के लिए उसमें शुरू किया, और वो बनाना भी था। तो हमको अपने खेत की कंपोस्ट 20-30 ट्रॉली निकली। कुछ हमने जो गौशालाएँ रहती हैं गांव से, गांव में बनी रहती हैं, वहाँ से परचेज़ किया। तो उसमें लगभग 50 ट्रॉली कंपोस्ट हमने गाय भैंस का जो रहता है उसको डाला। 20 ट्रॉली कंपोस्ट हमने मुर्गी वाले फार्म से वो सीधे खरीदा, और 10 ट्रॉली कंपोस्ट हमने बकरी वाले फार्म जो पालते हैं बड़ी मात्रा में वहाँ से लिया। कुछ हमारी अपनी बकरी का था, 2-3 ट्रॉली उससे निकला। सब कुछ मिला के खेत में गया 80 से 85 ट्रॉली। बाकी हमको मिल ही नहीं पाया, 15 ट्रॉली मिला ही नहीं। तो पहले साल में ही हम सेटिस्फाई उत्पादन में थे। जो हमने धान लगाया पहले साल में 6 क्विंटल प्रति बीघा का धान निकला। उसमें कोई कुछ नहीं किया था, सिवाय कंपोस्ट डाला था और बीच में एक बार सरसों की खली का स्प्रे किया था। पूरे साल हमको फिर कुछ नहीं देना पड़ा। ठीक है, तो ये कंपोस्ट अब भरपूर खाना जाता है। 2 हेक्टेयर था, 2 हेक्टेयर में भी आधे बीघे में तालाब बना हुआ था। 12 बीघा जी। खर्चा तो बढ़ जाएगा। असली जो जब हम कोई खेत बनाते हैं उसमें बड़ा कुछ लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हैं, ट्यूबवेल कराते हैं, कुछ ना कुछ लगता है। तो जो मौलिक ये जो पूंजी लगती है, कुछ चीज़ें कभी रिटर्न नहीं होती। जैसे फेंसिंग का पैसा कभी नहीं लौटता, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कभी नहीं लौटता ना। जो मिलने वाली वस्तु है, जो लौटने वाली वस्तु है, उसमें कंजूसी कर देते हैं। तो ये खाद ही लौटती है, ये कंपोस्ट ही लौटती है। ठीक है ना जी। इतना जो खर्चा करें, जी, इससे बेटर जमीन को यदि सुधारना है जी, तो जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग ज़्यादा करें तो वो भी सुधर जाती है। हमने सारे प्रयोग किए। हम तो जो हमने प्रयोग किए अभी हम अपनी जिम्मेवारी पे बता सकते हैं। आपने जो किया आप भी रखिएगा, है ना। तो ये कंपोस्ट के प्रयोग हमने किए और वो लगातार आगे बढ़े। तो खेत की जो आवश्यकता है वो कार्बन है। कार्बन के लिए कंपोस्ट है। कार्बन अच्छा होता है तो ह्यूमस अपने आप बनता ही है, ह्यूमस अपने आप उसमें बनता ही है। अभी ह्यूमस कम हो गया है, उसके लिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए ठंडा गोबर या जो बायोगैस से निकली हुई स्लरी होती है वो सबसे बढ़िया काम करती है। उस स्लरी को किसी जगह पे आजकल HDPE बैग भी आते हैं या बेड बना करके केंचुए डालते हैं, तो 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। तो ह्यूमस के लिए वर्मी कंपोस्ट, या यदि खाद अच्छी है, खेत में बायोमास उपलब्ध है, सॉइल लाइफ उपलब्ध है, तो ह्यूमस अपने आप भी प्राकृतिक विधि से बनता है। ठीक है ना। और माइक्रोब्स की उपस्थिति के बिना कुछ होता नहीं है। तो माइक्रोब्स के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं IMO, इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्थानीय सूक्ष्मजीवी। स्थानीय सूक्ष्मजीवी हम अपनी तरह से बनाए तो किसी लकड़ी के पात्र में, जैसे फल में पेटियां नहीं आती हैं, इस तरह का पेटी ले लिया या कुछ छोटा सा पात्र ले लिया। उसमें चावल लेना है, माने बासी चावल हो, सुबह का बना हो तो शाम को इस्तेमाल करना है, शाम को बना हो तो सुबह इस्तेमाल करना है। उसमें रखें और उसको खेत के किसी ऐसे हिस्से पे रखना है आसपास में जहाँ कभी केमिकल ना पड़ा हो या पेड़ पौधे ज़्यादा हों। उसको ढक दें। 3 दिन बाद जब उसको लेने जाते हैं वापस, तो उसमें खूब सारा फंगस और माइक्रोब्स आ जाता है। उसको लाएं, जितना चावल था, आधा केजी चावल था तो आधा केजी गुड़, 1 केजी चावल था तो 1 केजी गुड़, उसको एक कांच की बरनी में उतना गुड़ डाल करके और बंद करके अंधेरी जगह पे रख दिया। 6 दिन बाद वो जो लाखों की संख्या में माइक्रोब्स थे, अब वो करोड़ों में बदल गए। उसका घोल बना करके खेत में जब भी पानी लगाएं, आप किसी भी विधि से खेत में देते हैं, तो वो माइक्रोब्स जो आपके खेत का अपना माइक्रोब्स है, वो जा करके खेत को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है, और जो माइक्रोब्स में पहले से उपलब्ध हैं उनको भी एक्टिव करता है। तो ये स्थानीय सूक्ष्मजीवी, माने अभी हम जो भी कल्चर कहीं कहीं से यूज़ करते हैं, कुछ लोग भेजते हैं अलग से, तो वो उस परिस्थिति में डेवलप हुआ होता है।
उदाहरण के लिए पंजाब की गाय से या पंजाब के किसी जानवर से या किसी भी तरह से वहाँ पे कोई माइक्रोब्स डेवलप किया गया, कोई कल्चर बनाया गया और वो आता है, बुंदेलखंड आता है, हमारे क्षेत्र में आता है जहाँ टेम्परेचर अलग है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन अलग है। तो जहाँ बना है हो सकता है वहाँ के लिए ठीक हो, लेकिन जहाँ यूज़ होना है दूर चल के वहाँ के लिए सूटेबल ना भी हो। तो हम अपने खेत का, अपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन का, अपने क्षेत्र का यदि कल्चर बना लेते हैं तो वो सर्वथा उपयोगी होता है और उसको बनाने में कोई पैसा भी नहीं है। तो IMO से हम स्थानीय सूक्ष्मजीवी का जो है कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता में जो आप कह रहे थे ना कि जीवामृत डालते हैं, जीवामृत भी एक प्रकार का कल्चर ही है, माइक्रोब्स का ही कल्चर है। उस कल्चर को हम इस विधि से डाल देते हैं। पर्पज़ है खेत में माइक्रोब्स की संख्या बढ़े, पर्पज़ ये है। तरीका कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कभी तरीकों की बात नहीं करता हूँ कि तरीका खाद का क्या होगा। तरीका हर परिस्थिति में, हर अपनी स्थिति परिस्थिति में जन्म लेता है, वहाँ के लिए उपयोगी होता है। पर्पज़ ये है कि खेत में उत्पादन बढ़े, खेत का माइक्रोब्स बढ़े, खेत में जो पहले से कार्बन कंटेंट है उसको खेती में, मिट्टी में मिलाने योग्य सॉइल लाइफ बढ़े। पर्पज़ तो यही है ना। तो वो काम हमारे IMO से भी होता है। तो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का IMO हम बना सकते हैं। इस विधि से चलते हैं तो मिट्टी की आवश्यकता को पूरा करने का एक कार्यक्रम हमारा बन जाता है। अब दूसरा भाग है इसमें कि पौधे को भी पोषण देना है। तो मूल रूप से पौधा जो पोषण लेता है वो कहाँ से लेता है? मिट्टी से ही लेता है, लेकिन प्रारंभिक पोषण लेता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उसकी अपनी आवश्यकता भी बनती है। तो उस प्रारंभिक पोषण के साथ साथ उसको बाहर से भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी की स्थिति में तो चाहिए ही चाहिए है। तो बहुत सारे किसानों ने प्रयोग किए, उन प्रयोगों को मैं क्रम से रखने के प्रयास करता हूँ। मेरा आर्ट थोड़ी कमज़ोर है, समझ में आ जाता है क्या लिखा है। टकला आदमी अच्छा नहीं लगता, बढ़िया है ना। तो इसको जो है अब हम देखते हैं कि जिस तरह से अभी खेती चल रही है, रासायनिक खेती चल रही है, उसमें हम जुताई के, अंतिम जुताई के समय या बुआई के समय ही सारी खादें मतलब यूरिया, DAP उसमें डाल के चले जाते हैं। अब पौधे को कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका कोई मूल्यांकन हमारे पास नहीं है। ऐसा हो रहा था इसलिए मैंने भी कर दिया, ऐसा सामने वाले ने किया इसलिए मैं भी कर देता हूँ। हम इस विधि से चलते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि अपने शरीर से, हम अपने शरीर से कंपेयर करते हैं कि जिस तरह हमारी आवश्यकताएं हैं इसी तरह पौधे की आवश्यकताएं हैं। हम भी 17 प्रकार के पोषक तत्व ही खाते हैं। जो भी हम दिन भर का खाना पीना करते हैं उसमें मूल रूप से अभी तक पहचाने गए 17 प्रकार के पोषक तत्व, हो सकता है भविष्य में ज़्यादा हो जाएं अभी 17 पहचान पाए हैं तो 17 मान लेते हैं, ठीक है ना। पौधे को भी इतना ही मान लेते हैं। तो ये तत्व जो हम लेते हैं, हमारा भोजन कहाँ से आता है? वनस्पति संसार से आता है, जीव संसार से आता है। जीव संसार भी अल्टीमेट वनस्पति संसार ही आता है। तो यदि वनस्पति में वो चीज़ें होंगी तो हमको भी मिल जाएंगी, माने प्राण अवस्था में जो चीज़ें होंगी तो हमको भी मिल जाएंगी। अब प्राण अवस्था को ग्रो करने की जो भी व्यवस्था है, माने खेती करने की जो व्यवस्था है, उसमें दुनिया भर के हम केमिकल डालते हैं। तो क्या मिल रहा है? बीमारी मिल रही है, क्योंकि मिट्टी भी बीमार हुई और मिट्टी बोंगने वाला पौधा भी बीमार हुआ, तो हमको भी बीमारी ही मिल रही है। तो इसको ऐसे देखते हैं कि जिस तरह से मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं बचपन माने बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था माने वृद्धावस्था। इसी तरह से पौधे की 3 अवस्थाएं होती हैं। शाकीय अवस्था,
फूलावस्था और फलावस्था। तीन अवस्थाएं पौधे की भी होती हैं। शाकीय अवस्था माने बीज जर्मिनेशन से लेकर के उसके ब्रांच फलने फूलने फूल आने से पहले तक की जो अवस्था है वो शाकीय अवस्था है, माने उसकी शाखाओं का निर्माण होता है। कोई हम फसल बोते हैं ना, निकलता है। दूसरी अवस्था आती है कि अब उसमें फूल आने लगता है। फूल आने से लेकर के और फल बनने तक की, फल बैठने मतलब बीज फल बनने तक की जो बीज की अवस्था है, जो टाइम पीरियड है, वो है फूल अवस्था। और एक बार फल बन गया तो फसल कटने तक की जो अवस्था है वो है फल अवस्था। तो जैसे हमारा पोषण होता है तो हम हर अवस्था में एक ही तरह की आवश्यकताएं रहती हैं, अलग अलग पोषण लेते हैं कि अलग अलग अवस्था में अलग अलग पोषण लेते हैं? अलग अलग अवस्था में अलग अलग पोषण। तो बचपन में क्या लेते हैं? दूध। प्रारंभ में तो दूध है ना, नहीं मतलब बहुत बचपन में देखेंगे, इस 1 साल तक 2 साल तक तो दूध, या उसके बाद थोड़ी बहुत दाल पानी जैसा कुछ है, मुख्य रूप से दूध। जैसे युवा होते हैं तो फिर केवल दूध से काम चल जाता है कि कुछ और भी लगता है साथ में? लड्डू की खूब याद आ रही है, बढ़िया है ना। तो अब दूध के साथ साथ हमको शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए उसके अनुपात में पोषण अधिक लगता है। फिर जैसा हम डाइट प्लान एक युवावस्था में करते हैं, फिर वृद्धावस्था में आते आते वैसा ही रह जाता है कि उसमें भी कुछ बदल जाता है, कम हो जाता है, कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। माने सूत्र निकल के आता है कि अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, एक ही तरह की आवश्यकता से सभी अवस्थाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। तो यदि हम खेती में आखिरी जुताई के समय या बुआई के समय खाद डाल आए हैं तो पूरा पड़ जाएगा खेत को? नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से कैसे पहचाने? तो जैसे पौधे की अवस्था, तो पौधे को बचपन में क्या चाहिए होगा? पौधा जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट माने बीज में वो ताकत रहती है धरती से बाहर आने में और थोड़ी आगे तक बढ़ने में, बीज में अपनी ताकत समाई रहती है, मिट्टी भी उसको सहयोग करती है, सारी चीज़ें। अब पौधा बड़ा हो रहा है तो उसकी आवश्यकता क्या बनेगी? पहली आवश्यकता नमी, तो उसमें शामिल है। नमी तो अनुकूलता को बनाए रखने के अर्थ में है। ठीक है ना। तो कैल्शियम और नाइट्रोजन। कैल्शियम, जैसे हम बचपन में दूध पीते हैं तो दूध से क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो विकास देखने को मिलता है वो पैदा हुए बच्चे से लेकर के 1.5 साल तक के बच्चे में सबसे अधिक बॉडी का बदलना दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता है? क्या करते हैं उस पीरियड में? सर्वाधिक रूप से दूध लेते हैं, माने हड्डियों का विस्तार होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, बढ़ती हैं, तो कैल्शियम की आवश्यकता बनती है। तो पौधा हमारा अब बड़ा हो रहा है, पौधा जर्मिनेट हो गया है, तो उसको क्या चाहिए मजबूत होने के लिए? बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए और मजबूत होने के लिए कैल्शियम। तो नाइट्रोजन के लिए जीवामृत आप लोग डालते हैं और कुछ डालते हैं? बढ़िया। तो नाइट्रोजन के लिए एक तैयारी हो गई, एक विधि हो गई जीवामृत। ठीक है। हमने जीवामृत में और थोड़ी सा प्रयोग किया। हमने जीवामृत में मट्ठा मिलाया, छाछ मिलाया, सरसों की खली मिलाई, थोड़ी सी मुर्गी की बीट भी मिलाई, ये भी हमने मिलाया। मुर्गी की बीट मिलाई, चरक, सरसों की खली, सरसों की खल, हमारे यहाँ सरसों का तेल खाया जाता है, तो सरसों की खल मिलाई, मट्ठा छाछ मिलाया। हमने उसको नाम दे दिया संपूर्ण अमृत, कि बोले जीवामृत से 1 2 3 4 चीज़ें मिलती हैं, ऐसा तरल बनाया जाए कि अपना काम कम किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, इसके प्रयोग करने के अर्थ में ये, तो उसको नाम दे दिया संपूर्ण अमृत। तो जब उसका स्प्रे हमने किया या उसको खेत में डाला तो एक तरह की जो चमक
जीवामृत को डालने के बाद आती थी या हरापन आता था, जब सरसों की खली और छाछ मिला करके उसको दिया और उसकी मुर्गी की मीट भी मिलाई तो उसकी चमक और उसकी रंगत दोनों बढ़ गई। ये मेरे स्वयं के व्यक्तिगत 4 साल तक लगातार किए हुए प्रयोग के आधार पर बता रहा हूँ। तो हमने उसको एक नाम दे दिया कि जीवामृत है ही संपूर्ण अमृत कर देते हैं, माने ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व तो एक खाद से मिल जाते हैं हमको। तो एक विधि हो गई संपूर्ण अमृत, मतलब नाइट्रोजन की। ये जीवामृत का ही अपडेटेड वर्जन है। दूसरा, ऐसी हरी पत्तियां जिस भी क्षेत्र में जो 12 महीने हरी रहती हैं, जैसे हमारे यहाँ तालाबों में जलकुंभी लग जाती है ना, वो बड़ी नीचे मिट्टी भी नहीं होती और हवा से नाइट्रोजन को कैप्चर करने की गजब की क्षमता होती है। तो उसको हमने लिया, उसको क्रश किया। जैसे आधा केजी जलकुंभी है तो आधा केजी हमने गुड़ लिया चूरा वाला, उसको कांच की बरनी में रखा 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद उसको देखा तो एकदम से फर्मेंट हो गया। उसको कपड़े से छाना, उससे जो रस निकला उस रस को हमने कलेक्ट कर लिया। तो प्रति लीटर 20 ml को मिला करके स्प्रे किया तो उससे भी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति होते हुए हमने देखा। तो उसको नाम दिया फर्मेंटेड प्लांट जूस, FPJ एक नाम दिया। ये 2 विधियाँ, हालांकि विधियाँ एक एक चीज़ की 20-20 हैं, पर ना 20 बतानी संभव है और ना 20 को समझना एक साथ संभव है। तो 2 विधियों पर यहाँ पे रुकते हैं। दूसरा देखा कि अकेले नाइट्रोजन से काम नहीं चल रहा था, हमारा तो नहीं चल रहा था। सब्जी वगैरह लगाते हैं अपने खाने भर के लिए, तो कैल्शियम भी चाहिए। तो कैल्शियम के लिए हम यूज़ करते हैं WCA, माने वाटर सोल्यूबल कैल्शियम। हम अंडे के छिलके लेते हैं, अंडे के छिलके को रोस्ट करते हैं, माने किसी कढ़ाई पे इस तरह से रोस्ट किया, और एक विनेगर, ये जो चाउमीन में आजकल पड़ता है वाइट विनेगर, बहुत सारी चीज़ों में पड़ता है। कांच की बरनी में जैसे ही अंडे के छिलके रोस्ट हुए, लाल काले हुए, उसको कांच की बरनी में डाला, ऊपर से विनेगर डाला, और जैसे ही विनेगर डालते हैं आप देखेंगे कि अंडे के छिलके में से कुछ टूटने लगा, और इतना डालना है कि छिलके से 1 इंच ऊपर तक विनेगर भर जाए। आप देखेंगे, तुरंत देखेंगे कि अंडे के छिलके से कुछ ना कुछ टूटने लगा, एकदम सुरसुरी सी निकलेगी। उसको ढक करके अंधेरे जगह पे रखा, 5 दिन के लिए रखा। अंडे के छिलके में जितना कैल्शियम था वो टूट करके विनेगर में मिल गया। 5 दिन बाद उसको छान लिया, छिलके कंपोस्ट में डाल दिए। वो जो विनेगर मिला उसमें कैल्शियम घुलित अवस्था में उपलब्ध है। 1 लीटर पानी में 10 ml इसी के साथ में डाल करके स्प्रे करने से पौधों में जो हरेपन के साथ जो चमक आती है, जो मजबूती आती है, वो रिजल्ट हमको कैल्शियम से मिला। और सब्जियों की खेती में गारंटी है कि आपका उत्पादन 1.25 गुना बढ़ जाएगा। अभी तक कम से कम 500 किसानों के साथ ये प्रयोग किया है। जो हम सब्जियों की खेती करते हैं, जो किसी भी तरह की खेती करते हैं, आपका उत्पादन 1.25 गुना बढ़ जाता है यदि लगातार कैल्शियम को प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि कैल्शियम हमारी आवश्यकता है। यही कैल्शियम बचपन में भी आवश्यकता है, यही कैल्शियम युवावस्था में किसी दूसरे रूप में आवश्यकता है, यही कैल्शियम वृद्धावस्था में किसी तीसरे रूप में आवश्यकता है। तो कैल्शियम तो शरीर में चाहिए, इसी तरह से पौधों को कैल्शियम चाहिए होता है। उसका और कोई तरीका नहीं है? एक और तरीका है, आप चूना ले लीजिए। अच्छा, ये वाला चल जाएगा। देखिए, यहाँ कोई अंडा खाने वाला है नहीं। आपके साथ मेरी सिंपैथी है। खाना ना खाना ये व्यक्तिगत मुद्दा है, या अपना अपना विचार है। हमारे पास जो चीज़ें हम रख पूरी देंगे उसमें चयन आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो चूना ले लीजिए, चूना ले लिया। 1 किलो चूना 5-10 रुपये का मिलता होगा। 10 लीटर पानी में उसको बुझा दीजिए शाम को, रात भर में पानी निथर के ऊपर आ जाएगा, मतलब रात भर में वो हो जाएगा। उसके बाद प्रति लीटर 50 ग्राम वो जो चूने का पानी रहा उसको मिला करके चाहे स्प्रे कर दीजिए, और चाहे जहाँ से पानी लगता है हमारा वहाँ कुछ टैप करके रख दीजिए और खेत पे जाने दीजिए। अंडा जैसे काम करेगा, अंडा जैसा। अंडा छोड़ दो,
छोड़ना और पकड़ना कुछ नहीं है, ये व्यक्तिगत मुद्दा है, किसी पे कोई दबाव प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हैं, आपका अपना मामला है। अगली अवस्था है फूल अवस्था है, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर फेज। ये है वेजिटेटिव फेज, ये है क्रॉस ओवर फेज। अब इसमें फूल जो है, माने पौधा जो है फूल अवस्था में आ रहा है, माने अब गर्भ धारण कर रहा है। तो जैसे माताएं होती हैं जब गर्भ धारण करते हैं तो खट्टा खाने का मन करता है, करता है, बढ़िया, आपको खूब पता है, बढ़िया करता है, सही बात हंसने की बात नहीं है, करता है। क्यों करता है ना, तो खट्टा खाने का मन करता है, तो वो शरीर कुछ संकेत कर रहा है कि उसको किस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता है, शरीर कोई संकेत कर रहा है। तो खट्टे पदार्थ में फास्फोरस होता है, आम में, नींबू में, जो सिट्रस प्रकार के, इसमें काफ़ी मात्रा में फास्फोरस होता है। तो शरीर को चाहिए है फास्फोरस, उस इंगित संकेत देता है कि मुझको फास्फोरस चाहिए, इसलिए खट्टा खाने का मन करता है। अब पौधों का भी खट्टा खाने का मन करता है, तो पौधों का खट्टा पदार्थ क्या है, अभी तो क्या है, नींबू। अभी तो किससे देते हैं, DAP से, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो तत्व तो पौधे को मिल गया, मिट्टी के हिस्से में जाता है नमक। तो ये विधि तो ठीक नहीं है, लेकिन फास्फोरस चाहिए। तो मैं आपकी वाली विधि बता देता हूँ, नहीं दूसरी विधि और खतरनाक थी। ठीक है, हालांकि चलिए हम इसको सिट्रस से बनाते हैं, छाछ लेते हैं, है ना। ये ऐसा आपका जैसा छाछ रहता है, ये वाला छाछ नहीं, थोड़ा खट्टा छाछ रहे, ये तो बिल्कुल पानी जैसा रहता है, मतलब पीने वाला, वो जो खट्टा छाछ। तो 6 लीटर छाछ और उसमें 1 kg आंवला, आंवला का पेड़ रहता है ना, ये जो नीचे गिर जाता है, ये सब ले आइए, उसको बारीक, उसको कुचल लीजिए। किसी प्लास्टिक की बाल्टी में हमने 6 लीटर छाछ लिया, 1 किलो आंवला लिया और उसको घोल दिया। उसको 5-6 दिन रखना है, बीच बीच में जब समय मिले तो उसको चला दीजिए। 6 दिन के बाद आंवला और मट्ठा दोनों मिल करके 6 रस में बदल जाएंगे, कड़वा, मीठा, तिक्त, कसैला, अम्ल और क्षार, ये 6 रस रहते हैं ना, ये 6 रसों में बदल जाए। तो मुख्य रूप से वो आपका फास्फोरस का एक विकल्प हो जाता है। तो प्रति लीटर 50 ml पानी के साथ मिला करके फोलियर स्प्रे करना है जब हमारा फसल फूल अवस्था में आ जाए। तो एक अवस्था का एक रेंज में रहती है, 10 दिन 20 दिन, तो एक स्प्रे किया, फिर 7 दिन बाद एक स्प्रे कर दिया, फिर एक 8-10 दिन बाद कर दिया, तो हमारी DAP संबंधी आवश्यकता को पूरा कर देता है। जी अच्छा, अब देखिए 1 लीटर पानी में 50 ml मिलाना है, ठीक है, तो एक टंकी में कितना पानी आता है, 15 लीटर मान लेते हैं, तो 15 लीटर में हो गया 750 ml। मोटा मोटा सीधे सीधे 1 लीटर डाल लीजिए, ठीक है। तो यदि 15 लीटर की टंकी में 1 लीटर डालना है, अब 1 एकड़ खेत में कितनी टंकी पानी स्प्रे होता है, 3 टंकी, तो 3 लीटर। अब आप अपना कैलकुलेशन बिठा लीजिए, ठीक है। अब जितनी टंकी लगता है उतना बना लीजिए आप। तो ये जो है फूल अवस्था की आवश्यकता हो गई। अब तीसरा है फलावस्था। फलावस्था माने प्रोडक्टिव फेज। अब दाना लग गया, फसल कटेगी, तो जब हम वृद्ध होते हैं तब क्या हमारी आवश्यकता बदल जाती है, कुछ और कम ज़्यादा होती है कि नहीं होती है, तो पौधे की आवश्यकता भी बदलती है। तो पौधे को तीसरी अवस्था में जो फलावस्था में चाहिए वो क्या चाहिए, यहाँ चाहिए था फास्फोरस, यहाँ चाहिए था नाइट्रोजन और यहाँ चाहिए था पोटाश। मुख्य रूप से पोटाश की आवश्यकता होती है।
अभी हम पोटाश डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ठीक है ना। तो पोटाश बनाने का सबसे सरल तरीका है, जैसा मुझको उपयुक्त लगता है, कि एक हमने 200 लीटर का ड्रम लिया, 200 लीटर के ड्रम में हमने पानी भर दिया, और कोई केला का पेड़ रहता है तो जिससे केला निकल गया हो ऐसा कोई पेड़ हम पूरा काट लें, तो उसके पत्ते, उसका स्टेम सब क्रश कर लें। वो मशीन रहती है ना चारा काटने वाली, उसका जो क्रश निकले थोड़ी मज़े का 10 तसला 2 तसला 3 तसला उस ड्रम में डाल दें, जो रह जाए वो सब भी डाल दें, और 2 किलो गुड़ उसमें घोल दें, 2 लीटर गौमूत्र डाल दें बस, और छाए में उसको रख देना है। 5-6 दिन वो रखा रहेगा, धीरे से एक डंडे से चलाते रहें तो केले में बेहतरीन प्रकार का पोटाश उपलब्ध रहता है। पानी आपका हल्का पीला पीला 5-6 दिन में पड़ने लगेगा, तो केले से वो पोटाश टूट करके पानी के साथ में मिल जाएगा। उसको छान करके 1 लीटर पानी में 50 ml के हिसाब से पौधों में स्प्रे करना है। तो पौधे का 2 काम करता है, पौधे के वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकता है, माने उसकी हरेपन को रोकता है, और वो ऊर्जा जो उसके हरेपन को बनाए रखने में जा रही है, पोषण में जा, उस ऊर्जा को फल में ट्रांसफ़र करता है, माने फल का साइज बढ़ाने में ये मुख्य रूप से काम करता है। माने उस अवस्था की, पौधे की इस अवस्था की आवश्यकता पोटाश है जो केले से बन सकती है। तो ये 3 तरह की उसकी अवस्थाएं हैं, 3 तरह की आवश्यकताएं हैं, और एक तत्व की पूर्ति के लिए 20-20 प्रकार की तरीके हैं, है ना। लेकिन जो तरीके मुख्य रूप से प्रभावी हमने करके देखे, हम उनको बता रहे हैं। कुछ तरीके छोड़ भी रहे हैं क्योंकि बहुत सारा समय हमारे पास नहीं है, इसलिए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम इसको इतने में करेंगे। जी, केला के बदले में जी आंकड़ा चलता है, हनुमान जी के फूल चढ़ते हैं ना, वो छोड़। अच्छा, मैंने प्रयोग नहीं किया है। आप बेल पत्र से प्रयोग कर सकते हैं, जो बेल का फल आता है बेल से कर सकते हैं। बेल का भी सेम प्रोसीजर है, बेल पत्र से कर सकते हैं। जी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, जो भी बोलते हैं, शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी बोलते हैं वो भी यही काम करता है, ठीक है ना। उसको ला करके गुड़ के साथ फर्मेंट करके पानी के साथ घोल के 6-7 दिन में देंगे, वो भी यही काम करता है। फास्फोरस और पोटाश वो भी उपलब्ध कराता है। तो एक एक चीज़ के कई तरीके हैं। अब लेकिन इतने अकेले से पूरा पड़ता नहीं है, क्योंकि तत्व चाहिए हैं 17 प्रकार के, दे रहे हैं हम 3-4 प्रकार का। मदार, हाँ होता होगा, बढ़िया है, प्रयोग करके देखा जाए। एक और चीज़ की कमी लगी, जब हम गेहूं या धान की फसल करते हैं अपने यहाँ पे, या सरसों की, तिलहन की फसल करते हैं, तो हमारे यहाँ सल्फर भी बड़ा ज़रूरी तत्व है। अभी सल्फर डालते हैं, तो सल्फर के लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था जो हमको लगी कि हमारे यहाँ तेल खाते हैं और सरसों का ही तेल खाते हैं। जैसे आपके यहाँ मूंगफली खाते हैं, हमारे यहाँ सरसों का। सरसों की खली में बेहतरीन प्रकार का सल्फर होता है। तो एक तो तरीका है कि हम ये संपूर्ण अमृत बनाते हैं, इसमें डाल देते हैं। दूसरा, अलग से आवश्यकता है तो सरसों की खली को पानी में 24 घंटे पहले हम भिगो देते हैं। जैसे 5 लीटर पानी है, उसमें लगभग 1 केजी सरसों की खली को हमने घोल दिया। सरसों की खली को घोलेंगे आप तो 12 घंटे में, 10 घंटे में आपको पानी पीला पीला दिखने लगेगा। तो उसका जो सल्फर है वो टूट करके पानी में मिलने लगता है। उस पानी को छान लीजिए। तो जब खेत में पौधा फूल अवस्था के ऊपर का है, माने इस अवस्था में बहुत नहीं देना है, इस अवस्था में हल्का स्प्रे, इस अवस्था में 1 लीटर पानी में 50 से 100 ml मिला करके स्प्रे कर सकते हैं 1 से 2 बार में। तो सरसों की खली से सल्फर भी मिलता है, तो सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, स्प्रे नहीं करना है, मान लीजिए खेत में पानी लग रहा है तो उसको किसी उसमें भर के टैप करके जहाँ से पानी लगता है वहाँ से छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक चला गया। तीसरा तरीका है कि सल्फर की खली लिया, माने सरसों की खली लिया और 1 एकड़ के लिए 10 केजी खली, हमने खली को थोड़ी तो बारीक बारीक कूटा, हल्का सा पानी डाल के जैसे सानी बनाते हैं ना, इस तरह से नमी को उसको कर दिया और सुबह तक रख रहने दिया।
सुबह हमने 10 केजी सरसों की खली है, 2-3 तसले हमने कंपोस्ट के लिए, खाद के लिए, और उसमें उसको मिला दिया। और जैसे खेत में यूरिया DAP छिड़कते हैं ऐसे पूरे खेत में डाल दिया और फिर पानी लगा दिया, तो भी पौधा अपने आप सरसों की खली से सल्फर ले लेता है। तो इससे पौधे में का जो उसका ग्रोथ है, जब कल्ले बढ़ते हैं तो कल्ले बढ़ने में सहायक है, कल्ले बढ़ते हैं तो उत्पादन में प्रभाव आता है और पौधों में एक चमक दिखाई देती है। ये सरसों के खली का प्रयोग करने से हमको परिणाम मिला। सरसों की खली से ये परिणाम मिला। इसके अलावा कुछ ग्रोथ प्रमोटर चाहिए। अब मान लीजिए पौधा बढ़िया से चल रहा है, थोड़ी और बूस्ट करना है, तो हमारे यहाँ उपले होते हैं, अपने उपले हैं ना, तो गाय के उपले थोड़ी पुराने हों, कम से कम 6 महीने पुराने या 1 साल पुराने, उन उपलों को हमने लिया, एक छोटा सा ड्रम लिया, उसमें पानी भरा, उपलों को किसी जूट की बोरी में या किसी उस तरह की बोरी में भर के और कुछ ढक के रख दिया ताकि ऊपर नहीं आए। 12 दिन में वो 10 से 12 दिन रखा रहने देना है। उसमें जितना भी ह्यूमिक एसिड और जेब्रोलिक एसिड है वो पानी में मिल जाता है। उसको निकाल लीजिए, कंडों को सीधे खेत में कंपोस्ट के रूप में डाल दीजिए। वो पानी जो निकला, उसका रस निकला, कंडे का रस निकला, उससे हमने स्प्रे किया। और उसको किसी भी अवस्था में करना है, इस अवस्था में नहीं करना है, क्योंकि फसल ये पौधे को हरा बनाए रखेगा, उसके फसल को बढ़ने में मदद करेगा। तो आगे की दोनों अवस्थाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये अपने विवेक पे निर्भर करना है कि फसल पकते समय उसका उपयोग नहीं करना है। तो मिट्टी के माइक्रोब्स को भी बढ़ाता है, फसल को बूस्ट भी करता है और उसके हरेपन को बनाए रखने में, मेंटेन करने में सहयोग करता है। कैल्शियम का उपयोग हम तीनों अवस्था में कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये पोषण चक्र का सिद्धांत है कि किस तरह से पौधा कब कब कितनी मात्रा में चीज़ें लेता है और इन सब विधियों में, इन सब खाद बनाने में अब हमारा कितना पैसा लगा। तो जब हम बात करते हैं अपनी खाद की, तो खाद अकेले में केवल कंपोस्ट नहीं है। पौधे को जितनी प्रकार के तत्वों की आवश्यकता है वो तत्व हम बनाना सीखें, अपने पास बनाएं, और तब जा कर के हम खाद में स्वावलंबी हो पाएँ। ठीक है, एक भाग इसका ये अभी समय। तो इसको अब ये भाग अगर ये पूरा हो जाए, हाँ, तो आवश्यकताओं का आकलन करा दो, हम लोग मिलकर करा देते हैं फिर अगले भाग। ठीक है ना। जितना और मिलकर तो ये तो पूरा हो गया है। थोड़ा सा कीट प्रबंधन का बचा है तो फिर बात कर लेंगे। प्रबंधन आवश्यकताओं के आकलन की बात। ठीक। ठीक है ना, तो थोड़ा सा तो अब हमारे साथी शेखर भैया का आग्रह हो गया है कि कुछ आवश्यकताओं का आकलन भी कर लें, है ना। तो आज आप लोग अपने अपने घर के जो है होम मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री होती है, हाँ, होम मिनिस्ट्री को संभालेंगे। तो स्वागत है भैया, ठीक है ना। तो ये वाले भाग में किसी को प्रश्न होगा तो हम अभी उपलब्ध हैं, ठीक है। अगर आज थोड़ा 15 मिनट और एक्स्ट्रा बैठ लिया जाए 650 तो चलेगा, चलेगा। ठीक है भैया, हमने 15 मिनट समय और बढ़वा दिया। आपको कंटेंट्स कवर करने के लिए और भी टाइम चाहिए तो बताइए हम